प्रश्न नंबर 17 में आपको बताना होगा बड़ी से बड़ी संख्या है। मतलब कौन सी ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जिससे 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होता है। मतलब उस छोटी से छोटी संख्या ऐसी संख्या है जिससे भाग 70 में भाग देते हैं तो शेषफल 5 आता है और 125 में भाग देते हैं तो शेषफल 8 आता है। तो ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, ऐसी भाग देने वाली संख्या ज्ञात करनी है कि जिससे भाग देने पर 70 में शेष 5 आवे और 125 में भाग देने से उस संख्या से शेष जो है 8 आवे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 70 में से 5 घटा देते हैं और 125 में से 8 घटा देते हैं। तो अब आप देखिएगा कि किस तरह से होगा। हल 70 में से 5 घटा देते हैं तो 70 माइनस 5। अब 70 में से 5 घटाइएगा तो 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ 6 बचेगा, अर्थात 70 में से 5 घटाएंगे तो 65 होगा। फिर इसके बाद जो है 125 में से 8 घटाएंगे तो 125 माइनस 8 तो 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा। यहाँ एक हासिल चला गया, यहाँ एक बचा, एक यहाँ रख देते हैं, फिर ये सैकड़ा की जगह पर एक लिख देते हैं नीचे। अब 117 यह घटाने पर 65 हुआ, इसको घटाने पर 117 हुआ। अब 65 और 117 का गुणनखंड करते हैं तो 65 का गुणनखंड करेंगे तो 65 और 165 का गुणनखंड करते हैं तो यह 2 से तो कट नहीं सकता, क्योंकि शून्य 2 से कटने का नियम आप जानते ही हैं। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, जिस संख्या के अंत में वह 2 से कटता है, और जिस संख्या के अंत में 0, 5 होता है वह 5 से कटता है। तो इसका मतलब यह 65 जो है, अब 3 से कटने का नियम, दोनों जोड़ करके अगर 3 से विभाजित होता है, अर्थात 6, 5, 11, 11 3 से विभाजित होगा नहीं, तो इसका मतलब लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है नहीं इसके, इसलिए 2 से भी नहीं कटेगा। तो 2 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये है कि इसके लास्ट में 5 है और लास्ट में 5 होगा तो 5 से कट जाएगा। तो इसलिए इसमें हम जो है 5 से भाग देते हैं। तो यहाँ भागफल देखिएगा 65 भागा 5, 5 करने 5, घटा देते हैं 1, यहाँ 5, फिर 15 में 5 का भाग देते हैं, 5 तिया 15, ये पूरा पूरा कट गया। अब जो है 65 में 5 का भाग देने से 13 प्राप्त होता है, 13 प्राप्त होता है। तो अब जो है 13 अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 में 13 से भाग देंगे, 13 करने 13, एक बार भाग जाएगा। तो इसका गुणनखंड हो गया 65 का, 65 का गुणनखंड हुआ 5 गुणे 13, 5 गुणे 13। अब इसके बाद 117 का गुणनखंड करते हैं तो 117, अब यह तो 0, 2, 4, 6, 8 इसके अंत में है नहीं, इसलिए यह 2 से कटेगा नहीं। 3 से कटने का नियम है, अंकों को जोड़ने
पर जो मान आता है वो 3 से विभाजित हो जाता है तो 3 से कट जाएगी। तो 1 1 2 और 7 7 2 9, 9 3 से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब यह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो अब यहाँ 117 भागा 3, 3 त्रिका 9, घटा देंगे 11 में से 9 जाएगा 2, अगला अंक उतार देते हैं 7, तो यह 27 हुआ, 3 9 27। अब यह 27 पूरा पूरा कट गया। तो अब यहाँ देखते हैं 117 में 3 का भाग देने से 39 आता है। अब फिर देखते हैं 9 और 3 जोड़ने पर 12 आ रहा, 12 भी 3 से कट जाएगा, इसलिए हम 39 में 3 से भाग देते हैं। 3 एकन्ने 3, 9 उतारेंगे 3 त्रिका 9, यह 9 पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब 39 में 3 का भाग देने से 13 आएगा। तो अब यहाँ पर देखा जा रहा है तो 13 अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 से 13 में भाग देंगे, 13 करने 13 होगा। तो अब यहाँ पर जो है 117 का गुणनखंड, 117 का गुणनखंड बराबर 3 पर 2 की घात, 3 पर 2 की घात गुणे 13, क्योंकि 1 3 जो है तो 117 का गुणनखंड 3 पर 2 की घात गुणे 13, गुणे 13 लिख देते हैं। तो यह जो है 65 का गुणनखंड 5 गुणे 13 और 117 का गुणनखंड 3 पर 2 की घात गुणे 13। तो हम इसका महत्तम निकालते हैं। तो महत्तम अगर देखा जाए तो दोनों में गुणनखंड होना चाहिए, जो गुणनखंड दोनों में होगा उसकी सबसे छोटी घात लेते हैं। तो 13 इसके दोनों संख्याओं में गुणनखंड के रूप में है, 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, और सबसे छोटी घात इसकी 1 की है, मतलब कोई घात नहीं है, इसका मतलब 13 इसका महत्तम है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसलिए महत्तम समापवर्तक बराबर 13। अब यहाँ पर आप जांच भी कर सकते हैं, 70 में आप भाग दीजिए 13 का, 70 भागा 13, 13 पचे 65। अब यहाँ घटाने पर 5 आता है, तो शेषफल 5 आ गया। अब 117 में 117 भागा 13, तो 13 सत्ते 91, 13 बटे 104, 13 बटे 104, नहीं लगभग 9 बार जाएगा, 13 गुणे 9, 9 त्रिक, अरे नहीं 117 में नहीं भाग देना है, 125 में देना है, 125 में भाग देना है, इसलिए हम जो है
70 में भाग दिया। अब इसके बाद 125 में 13 का भाग देते हैं। 125 भागा 13, तो 13 9 9 बार गुणा करते हैं, 9 त्रिक 27 और 9 2 11, 13 9 117। अब ये 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ एक बचा, एक में से एक जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें शेष जो है 8 बच रहा है। तो पहले में शेष 5, दूसरे में शेष 8। इसका मतलब यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में इसका महत्तम समपरिवर्तक 13 है। तो 13 ही ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं को विभाजित, भाग देने पर, पहले वाले में भाग देने पर 5 शेष प्राप्त होता है और दूसरे वाले में भाग देने पर 8 शेष प्राप्त होता है। तो इसका महत्तम समपरिवर्तक 13 हुआ। तो 13 आप देखेंगे इस चारों विकल्प में कौन सा है, तो 13 जो है बी पार्ट में है, तो इसलिए यही बी पार्ट आपका सही उत्तर हुआ। अब इसके बाद 18वां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा। हल। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम 35 और 56 और 91 का लघुत्तम निकालते हैं और उसके लघुत्तम में जो है 7 जोड़ देंगे तो जो है वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 35 का गुणनखंड करते हैं। तो 35 का गुणनखंड करेंगे तो यह जो है इसके अंत में 5 है तो यह 5 से विभाजित होगा, 5 सते 35। अब 7 जो है 7 से विभाजित होगा, 7 कन्ने 7। तो इसका गुणनखंड यहाँ पर जो है 35 का गुणनखंड, 35 का गुणनखंड 5 गुणे 7 हुआ। इसके बाद फिर जो है 56 का गुणनखंड करते हैं, तो 56 का गुणनखंड, तो इसके अंत में 6 है तो यह जो है 2 से कटेगा, तो इसलिए इसमें 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ 56 में 2 से भाग देते हैं, 2 दूनी 4, घटाने पर 1 बचेगा, अगला अंक उतारेंगे 6, 2 8 16। अब यह जो है पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब 56 में 2 का भाग देने से 28 प्राप्त होगा। अब इसके अंत में 8 है इसलिए फिर 2 से भाग जाएगा, तो 2 से भाग देते हैं, 28 भागा 2, 2 एक अन्य 2 कट गया, अगला अंक उतारेंगे 8, 8 में 2 से भाग दीजिए, 2 चौके 8, यह पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब 28 में 2 का भाग देने से यहाँ 14 प्राप्त होता है, तो 14 प्राप्त होता है। फिर इसके अंत में 4 है तो फिर 2 से कटेगा, तो 14 भागा 2, 2 सते 14, तो यहाँ फिर 2 का भाग देने से 7 आता है। अब 7 जो है अभाज्य संख्या है, इसलिए 7 से भाग इसमें जाएगा, तो 7 कन्ने 7 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड कुछ इसके सीध में आ रहा है, इसलिए इसको नीचे करना पड़ेगा। अब फिर जो है इसको मिटा देते हैं। फिर इसके बाद जो है हम 91 का गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ 91 का गुणनखंड करते हैं, तो यह 2 से कटेगा नहीं, लास्ट में 0 2 4 6 8 है नहीं,
फिर यह 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 9 1 10, 10 में 3 का भाग जाएगा नहीं। 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 5 नहीं है। अब 7 से देखते हैं भाग देकर, तो 91 भागा 7, 7 करने 7, 9 में से 7 जाएगा 2, अगला अंक उतारेंगे 1, 7 का भाग 21 में देंगे, तो इसका मतलब 7 त्रिक 21। अब ये जो है पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब 91 में 7 का भाग देने से 13 आएगा। 13 अभाज्य संख्या है, इसलिए हम फिर 13 से भाग देंगे, 13 करने 13, ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब जो है अब इसके बाद हम तीनों संख्याओं का गुणनखंड लिख देते हैं। तो पहले का गुणनखंड होगा 35 का, 35 का गुणनखंड, 35 का गुणनखंड होगा 5 गुणे 7। फिर जो है 56 का गुणनखंड, 56 का गुणनखंड होगा 2 का 3 बार हो रहा है गुणनखंड, तो 2 पर 3 की घात, 2 पर 3 की घात गुणे 7, गुणे 7 लिख देंगे। अब इसके बाद जो है 91 का गुणनखंड, 91 का गुणनखंड लिखेंगे, 91 का, तो 7 गुणे 13, 7 गुणे 13, 91 का गुणनखंड हो गया। अब यहाँ जो है इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए लघुत्तम समापवर्तक बराबर, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका गुणनखंड, तो लघुत्तम के लिए हम सभी गुणनखंडों को लेते हैं और सबसे बड़ी घात के रूप में। तो इसमें देखते हैं 2 का गुणनखंड सबसे बड़ी घात के रूप में 3 घात के रूप में है, तो 2 पर 3 की पावर गुणे, इसके बाद 3 का गुणनखंड इसमें है नहीं, 5 का गुणनखंड है, तो सबसे बड़ी घात इसकी एक ही की है, तो इसलिए गुणे 5 लिख देते हैं, गुणे। फिर इसके बाद जो है 7 का गुणनखंड, 7 के गुणनखंड में भी सबसे बड़ी घात 1 की है, इसलिए गुणे 7 लिख देंगे। अब इसके बाद जो है 13 का गुणनखंड है और उसकी सबसे बड़ी घात 1 की है, तो गुणे 13 लिख देंगे। अब जो है हम इसको आगे से गुणा करते जाएंगे, 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 हो गया, तो इसको हम जो है पूरा 40 लिख देते हैं, और 13 सते 91 गुणे 91, सुविधा के लिए ऐसा कर दे रहे हैं। अब जो है 91 का गुणा जो है 40 में करते हैं, तो 0 से गुणा करेंगे 0 0, 4 एकन्ने 4 हो गया, 4 नवा 36 हो गया, फिर इसको जोड़ देंगे 0 4 6 3, तो 3640, 3640 प्राप्त हो गया। अब जो है तीन 3640, इसका तीनों संख्याओं का जो है लघुत्तम समापवर्तक प्राप्त हुआ।
अब शेषफल चूंकि 7 बचता है, इसलिए इसमें जो है हम 7 जोड़ देते हैं। तो अतः 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 वह संख्या बराबर 3640 प्लस 7। तो जब 7 इसमें जोड़ेंगे तो 3600 तो 3647 प्राप्त होगी। तो इसमें देखा जाए किस विकल्प में 3647 है, तो 3647 आपका सी विकल्प में है, इसलिए सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा, परिमेय संख्या है। इसमें परिमेय संख्या कौन सी है? तो इसमें √2, √3, √9, √7। तो √ का मतलब है वर्गमूल निकालना। तो 2 का वर्गमूल निकल नहीं सकता, 3 का भी नहीं निकल सकता, 9 का वर्गमूल निकल सकता है। तो यहाँ 9 का वर्गमूल निकालते हैं। तो 9 का गुणनखंड 3 गुणे 3 होगा। तो करड़ी के अंदर 3 का 3 गुणे 3 लिखेंगे। अब करड़ी के अंदर 3 पर 2 की घात हुई, तो यह करड़ी जो है 1/2 की घात होती है। तो इसका मतलब 1/2 की घात और यह 2 की घात है। तो यहाँ पर 3 पर 2 की घात। अब करड़ी की घात 1/2 की घात, तो 1/2 की घात हुई। तो इसका मतलब जब कोष्ठ हटाएंगे तो घात का घात में गुणन हो जाएगा। तो यहाँ 3 पर 2 गुणे 1/2 की घात, तो यह ऊपर नीचे 2 है, कट जाएगा। अब यहाँ 3 पर 1 की घात हुई, इसका मतलब कोई घात नहीं है, सीधे यह 3 हो गया। इसका मान जो है 3 हो गया। तो अब यहाँ देखा जा रहा है, तो करड़ी में 9 का मान करड़ी से बाहर हो गया। तो इसका मतलब बाहर हो गया अगर करड़ी से, तो इसका मतलब यह परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन सी जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या जो है करड़ी के अंदर होती है। तो अब यहाँ प्रश्न नंबर 20 देखिएगा, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या आप जानते हैं करणीगत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। तो यहाँ पर देखा जाए करड़ी में 25 है, करड़ी में 25 है, तो इसका वर्गमूल निकल सकता है, क्योंकि करड़ी के अंदर 5 पर 2 की घात, तो 5 गुणे 5 2 बार हो गया, 25 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 की घात है, तो यह करड़ी 1/2 की होती है। तो 1/2 और 2 का गुणन करने पर जो है करड़ी हट जाएगी। कहने का मतलब यह है करड़ी के अंदर अगर 2 की घात वाला गुणनखंड है तो उसकी करड़ी घात दोनों हट जाती है, सीधे संख्या मुक्त हो जाती है। तो 2 की घात है, 2 की करड़ी हुई, तो करड़ी घात
हट जाएगी, सीधे इसका मान 5 हो गया, तो करड़ी से बाहर हो गया। तो ये परिमेय संख्या हो गई। 81 है करड़ी के अंदर, 81 9 का वर्ग है, 9 का वर्ग है, 9 9 81, तो 2 की घात है, 2 की करड़ी है, करड़ी से बाहर हो गया, 9 हो गया। अब इसके बाद 5/3 तो परिमेय संख्या है ही। अब यहाँ पर देखते हैं 5 प्लस करड़ी में 2, 2 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, इसका मतलब अपरिमेय संख्या जो है यही डी पार्ट है, क्योंकि यह करड़ी से बाहर नहीं हो सकता। तो इसी पर प्रश्न नंबर 21 में आप लोग देखेंगे, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। तो देखिए, जब भी अपरिमेय संख्या किसी संख्या से जुड़ती है या घटती है या गुणा भाग होता है, तो वह पूरी संख्या जो है अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो इसका मतलब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्या, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न नंबर 22 आप लोग देखेंगे, इसमें कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर। तो जब भी अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या से जुड़ती है, घटती है या गुणा होता है या भाग होता है, तो वह पूरी संख्या जो है अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो इसलिए यह जो है सदैव अपरिमेय संख्या, यह पहला ऑप्शन सही होगा। हाँ, प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? तो इन संख्याओं में हमें पता करना है कि कौन सी संख्या चारों विकल्प में परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वही संख्या होगी जिसमें करणीगत संख्या नहीं होगी। तो पहला आप देखते हैं, पहला तो करड़ी में 3 है, इसका वर्गमूल निकल नहीं सकता, करड़ी में 5 है, इसका वर्गमूल निकल नहीं सकता, तो यह तो जो है अपरिमेय संख्या हो गई। बी ऑप्शन में देखिए, करड़ी में 2 है, करड़ी में 7 है, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, हल में करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 7, तो दोनों एक जैसी करड़ी है, तो दोनों संख्याओं का गुणन एक ही करड़ी के अंदर लिखकर हल कर सकते हैं। तो करड़ी के अंदर 2 गुणे 7, अर्थात करड़ी में 7 दूनी 14, तो 14 का वर्गमूल तो निकल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ 2 की घात के रूप में कोई पद प्राप्त नहीं हुआ, तो इसलिए यह जो है अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं प्रश्न नंबर सी पर। सी में जो है आप देखेंगे कि करड़ी में 5 और प्लस करड़ी में 7 एक कोष्ठ में है, और अगले कोष्ठ में करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 7 है। तो आप जानते हैं कि एक कोष्ठ में ए प्लस बी सूत्र होता है, सूत्र एक कोष्ठ में ए प्लस बी, अगले कोष्ठ में ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप हुआ। इसका मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर
माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे अंडर रूट 5, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, तो यहाँ 5 हो गया। यहाँ अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ हो गया -7। अब ऋणात्मक ज्यादा है, धनात्मक उसमें से घटा देंगे तो -2 बचेगा, तो यह हो गया बराबर -2। तो -2 जो प्राप्त हो रहा है इसमें करड़ी नहीं है, इसका मतलब यही आपकी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सी ऑप्शन आपका परिमेय संख्या है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो। प्रश्न नंबर 24 आप लोग देखेंगे, अंडर रूट 2 और 2 माइनस अंडर रूट 2 का गुणनफल होगा। तो यहाँ पर हम हल करते हैं। अंडर रूट 2 इंटू कोष्ट के अंदर लिख देते हैं 2 माइनस अंडर रूट 2, कोष्ट लगा दिए तो इसका मतलब इन दोनों में आपस में इंटू हो गया, गुणन हो गया। अब अंडर रूट 2 और 2 माइनस अंडर रूट 2 का दोनों का आपस में गुणन हो गया। तो इसको हल करने के लिए अंडर रूट 2 का गुणा 2 में करेंगे, तो अंडर रूट 2 का गुणा जब 2 में करेंगे तो यह हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 से जब करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्योंकि 2 बार एक जैसी करड़ी का गुणा करने पर करड़ी हट जाती है, तो यहाँ हो जाएगा -2। अब इस पूरी संख्या में देखा जा रहा है तो रूट हट नहीं रहा, अर्थात करड़ी समाप्त नहीं हो रही है। तो करड़ी अगर समाप्त नहीं हो रही है तो इसका मतलब यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसमें एक अपरिमेय संख्या, तो यह पहला विकल्प आपका सही है। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 में आप लोग देखेंगे, एक शून्येतर परिमेय संख्या यों अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अगर अपरिमेय संख्या का भागफल होता है, भाग होता है किसी संख्या से, तो वह अपरिमेय संख्या ही होता है। इसलिए आपका विकल्प बी अपरिमेय संख्या वाला विकल्प जो है सही है। प्रश्न संख्या 26, कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो सहअभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक 1 हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 18 और 25 का गुणनखंड अगर करते हैं तो इसमें 25 में 5 का गुणनखंड है और 18 में भी अलग अलग तरह के गुणनखंड है। तो आपको यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं। अठारह का गुणनखंड करते हैं, तो 18 के गुणनखंड में आप देखेंगे, इसमें देखा जाए तो 18 और 25 में एक के अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों को विभाजित करे। तो ऐसे ही ऑप्शन में आप डायरेक्टली जांच कर सकते हैं, जैसे आप पहले उन संख्याओं को देख लीजिए जो दोनों में गुणनखंड के रूप में, जैसे इसमें 5 का गुणनखंड है तो 5 या 15, इसमें भी 5 का गुणनखंड है। इसमें 7 का गुणनखंड है, 7 त्रिक 21, इसमें भी 7 का गुणनखंड है। इसमें 31 का गुणनखंड है, 31 तियां 93, इसमें भी 31 का गुणनखंड है।
तो इसका मतलब पहला वाला जो है इसमें एक के अलावा कोई भी गुणनखंड ऐसा नहीं है जो दोनों में है, इसलिए यही जो है सहअभाज्य संख्या है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है।